महाकाल। आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल के 5वें टॉपिक कृषि और मृदा के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से अभिप्राय है। तो हरित क्रांति से अभिप्राय उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम से स्थित है। तो हरित क्रांति का अभिप्राय से क्या संबंधित है? तो उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम से अभिप्राय है, यह संबंधित है। व्याख्या है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 में माना जाता है, जब भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग का कार्यक्रम HYVP की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। व्याख्या है, भारत में हरित क्रांति का पिता, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। तो हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन E बोरलॉग हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, और विश्व की बात करें तो नॉर्मन E बोरलॉग को हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है। व्याख्या है, हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग का जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आइओवा प्रांत में हुआ है। मेक्सिको में उनका कर्म क्षेत्र रहा है। इनके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों से भारत, पाकिस्तान, मेक्सिको सहित अनेक देशों में गेहूं का उत्पादन 2 गुना हो गया है। श्री बोरलॉग विश्व के 7 व्यक्तियों में से शामिल हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम और कांग्रेसनल गोल्ड मेडल तीनों ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के फलस्वरूप जिस वस्तु का उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है वह वस्तु है। तो हरित क्रांति के फलस्वरूप किस वस्तु की सर्वाधिक उत्पत्ति हुई है? तो गेहूं की सर्वाधिक उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। व्याख्या है, भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ है। हरित क्रांति के प्रारंभ से पूर्व देश में जहां 12.3 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हो रहा था, वहीं 2000 व 2001 में यह 69.68 मिलियन टन तथा 2012-13 में 92.5 मिलियन टन हो गया है। तो किससे कितना हो गया? 69 से 92 मिलियन हो गया है। यह वृद्धि मुख्यतः प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि के कारण थी। गेहूं के उपरांत हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव चावल की खेती पर देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कारण है, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर कथन कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है AR दोनों सही है। AR की सही व्याख्या नहीं करता है। AR दोनों सही है, पर RA की सही व्याख्या नहीं करता है कि भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि तो हुई है, पर भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई है, यह कथन सही नहीं है। ये कारण सही नहीं है। व्याख्या है, हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों विशेष रूप से गेहूं, चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। हरित क्रांति कुल फसल के लिए 40% से ही प्रभावी हो रहा है, 60% अछूता रह गया है। हरित क्रांति से क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय स्तर पर असमानताओं पर वृद्धि हुई, लेकिन इसका कारण मुख्य रूप से कई क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभावी न हो पाना है और न कि उत्पादन में वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? तो किसानों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव नहीं है। ठीक है, बाकी लवणीकरण जो है वह हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव है। भूमि जल स्तर का घटना है, भूमि के जल स्तर का घटना है। कीटनाशकों रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है को कैसे बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक से अधिक ज्ञान का निवेश दुर्लभ भूमि संस्थानों की उत्पादकता में तेजी में वृद्धि कर सकता है? तो हरित क्रांति तेजी में वृद्धि कर जाता है। तो भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है जो कैसे बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक से अधिक ज्ञान को निवेश दुर्लभ भूमि संस्थानों की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए। व्याख्या है, तिल, मूंगफली एवं सरसों के तेल को खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि अरंडी के तेल को खाद्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। मूंगफली पौधे के जड़ से प्राप्त होती है, जबकि अन्य सभी पौधों के पुष्प से प्राप्त होती है। अतः विकल्प 2 और 3 दोनों ही दृष्टिकोण से असंबद्ध है। मिश्रित कृषि में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि में सम्मिलित हैं कई तरह के फसलें उगाना तथा पशुपालन भी सम्मिलित है। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? जिसमें फसल और पशुपालन दोनों किया जाता है। व्याख्या है, मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह के फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से है, जिसने खेती के शेष बचे हुए समय में पशुपालन करके किसान को अपनी आय में वृद्धि कर सके। नकदी फसलों और खाद्य फसलों की एक साथ खेती और दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाने को मिश्रित खेती का कोई संबंध नहीं है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है तो पंतनगर जो है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो देश का पहला कृषि विद्यालय पंतनगर में स्थित है। व्याख्या है, देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय यूपीएयू के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड तत्कालिक उत्तर प्रदेश में किया गया था। बाद में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? इंद्रधनुष क्रांति उपयुक्त सभी हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति से संबंधित है। व्याख्या है, इंद्रधनुष क्रांति 28 जुलाई 2008 को केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की है। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र में संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया है, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति व खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति आदि है। नीली क्रांति जो है मत्स्योत्पादन या समुद्री जीवों का व्यापारिक उत्पादन है। नीली क्रांति से किससे संबंधित है? नीली क्रांति मछली उत्पादन या समुद्री जीवों के व्यापारिक उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति का संबंध विशेष फसलों विशेषकर गेहूं का उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। पीत क्रांति तिलहन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है और नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम मधुमक्खी का पालन कहलाता है? तो कृत्रिम मधुमक्खी का पालन एपी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? मधुमक्खी का पालन एपी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या है, कृषि के प्रमुख प्रकार हैं? तो सेरीकल्चर रेशम का उत्पादन या रेशम पालन कहलाता है। पीसी कल्चर व्यापारिक मत्स्य उत्पादन या मछली का उत्पादन पीसी कल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर रेशम का उत्पादन कहलाता है। हॉर्टिकल्चर फलों की कृषि का उत्पादन कहलाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि का उत्पादन कहलाता है। ओलिविकल्चर जैतून की कृषि का उत्पादन कहलाता है। विटीकल्चर अंगूर की कृषि विटीकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है? तो तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक उद्यानिकी फसलों की प्रीमियम दर कितनी है? तो 5.0% है। किसकी दर? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक उद्यानिकी की दर 5.0% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना कब की थी? तो भारत सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना 1987 में की थी। कब की थी? 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की थी। व्याख्या है, ट्राइफेड का गठन 1987 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया है। इसे बहु राज्य सरकारी समिति अधिनियम 1984 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोशल एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया। इसने अपने कार्यों की शुरुआत 1988 में नई दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय से की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया। व्याख्या है भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में कब किया गया था? सन 1951 में विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। आंदोलन की शुरुआत के दिनों में विनोबा ने तेलंगाना, पूर्व में आंध्र प्रदेश में सम्मिलित क्षेत्र के करीब 200 गांवों की यात्रा की थी। उन्होंने दान में 12,200 एकड़ भूमि मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनोबा भावे ने किस राज्य में सबसे पहले भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी? तो विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश राज्य से सर्वप्रथम भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन नंबर 3 जो है ये जोड़ा गलत है। केरल में स्थानांतरित कृषि को पोनम कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है। असम में झूम कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गलत हो जाएगा। व्याख्या है भारत की स्थानांतरित कृषि फसल का स्थानांतरण का ये तरीका अभी भी उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ हिस्सों में छोटे पैमाने पर किया जाता है। इसे असम, मेघालय, मणिपुर में झूम खेती, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पोडू, मध्य प्रदेश में वेबर, माशा और केरल में पोनम कहा जाता है। झूम जो है उत्तर पूर्वी भारत में कहा जाता है। जारा तथा एरका दक्षिण भारतीय राज्य में कहा जाता है। बन्ना, पत्रा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में क्या कहा जाता है? पत्रा कहा जाता है। कुमारी केरल के पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में क्या कहा जाता है? जो केरल के पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में कुमारी कहा जाता है। कमान, बिंगा तथा धावी उड़ीसा में कहा जाता है। कमान, बिंगा और धावी कहाँ कहा जाता है? ओडिशा में कहा जाता है। झूम कृषि को रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। तो झूम कृषि को स्थानांतरण कृषि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानांतरण कृषि का नाम राज्यों को सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? माशा हिमाचल प्रदेश सुमेलित नहीं है। पोंडू जो है ओडिशा में कहा जाता है। पोनम केरल में कहा जाता है और झूम जो है असम में कहा जाता है। नेक्स्ट है ओडिशा व आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि कहलाती है। तो पोंडू कहलाती है। ओडिशा ड आ रहा है, इसमें भी आंध्र प्रदेश में है। तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो मसूर जो है ये खरीफ की फसल नहीं है। मूंगफली खरीफ की फसल है। मक्का खरीफ की फसल है। धान खरीफ की फसल है, पर मसूर जो है वह खरीफ की फसल नहीं है। व्याख्या है भारत में मुख्यतः 3 फसलें की बुआई की जाती है। रबी की फसल बुआई अक्टूबर-नवंबर में की जाती है और कटाई मार्च-अप्रैल में की जाती है। प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू इत्यादि हैं। तो रबी की फसल है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू जो है ये रबी की फसल है। खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है तथा कटाई अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। खरीफ की फसल है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, ये सारी जो है खरीफ की फसल है। जायद की फसल है मार्च और जुलाई, ये ग्रीष्मकालीन फसल हैं। प्रमुख फसलें हैं तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारत की खरीफ की फसल कौन सी है? तो भारत के खरीफ की फसल बाजरा जो है भारत की खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो सरसों जो है ये रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी दलहन फसल नहीं है? मखाना जो है ये दलहन या दाल की फसल नहीं है। चना की दाल है, मूंग की दाल है, अरहर की दाल है। जो मखाना जो है ये दलहन या दाल की फसल नहीं है। व्याख्या है दलहन फसल जो है रबी में जो दलहन फसल होती है अरहर, चना, मटर और सरसों हैं। खरीफ की फसल में मूंग, उड़द, लोबिया आता है। जायद की फसल में सोयाबीन, मूंग, उड़द बोए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? मक्का जो है व्यापारिक फसल नहीं है। मखाना व्यापारिक फसल है। मखाना, जूट है और कपास है व्यापारिक फसल हैं। नगदीय व्यापारिक फसलों के अंतर्गत रबड़, कॉफ़ी, कौवा, तंबाकू, चाय,
जूट, मखाना, कपास आदि को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो भारत में 2016-17 में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या है? तो भारत वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक में भारत का स्थान कैसा है? तो सेकंड स्थान है। कपास निर्यातक में भारत का सेकंड स्थान है। व्याख्या है, भारत में कपास का उत्पादन मुख्य रूप से काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में होता है। तो कपास का उत्पादन कहाँ होता है? काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में होता है। प्रमुख कपास उत्पादक राज्य में क्रमशः महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश आदि हैं। इस तरह के देश कुछ भी भागों में कपास उत्पादित की जाती हैं। मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर आदि सूती वस्त्र के उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में, अहमदाबाद में, कानपुर में, कोयम्बटूर में आदि में। और कपास उत्पादक राज्य जो है महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। व्याख्या है, संप्रति भारत में चाय उत्पादक राज्य क्रमशः असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से असम भारत का सबसे बड़ा राज्य चाय उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य समूह चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है। असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भाग चाय की कुल मात्रा का लगभग 3/3 उत्पादन करता है? तो उत्तर पूर्वी भाग जो है भारत का कौन सा भाग चाय की कुल मात्रा का लगभग 3/4 उत्पादन करता है? तो उत्तर पूर्वी भाग जो है 3/4 उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है चाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या है, परीक्षा काल में दाल एवं चाय दोनों के उत्पादन उपभोग में अग्रणी था, किंतु वर्तमान में भारत में चाय उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है, जबकि इसके उपभोग में भी वह द्वितीय स्थान पर है। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन और उपभोग में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2016-17 में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। व्याख्या है, कर्नाटक का हुआ कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य है, जबकि केरल कौन सा है? द्वितीय है। और तमिलनाडु तृतीय स्थान पर है। रबड़ उत्पादन का 87.56% हिस्सा केरल उत्पादित राज्य है। शेष उत्पादन कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को कहवा उत्पादन की दृष्टि से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हम सही उत्तर का मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। घटते हुए क्रम में कहवे के उत्पादन को घटते हुए क्रम में लिखना है। सब सर्वाधिक जो है कहवा उत्पादन या कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है, उसके बाद केरल में होता है, फिर तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश। तो सर्वप्रथम कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक और दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो गुजरात जो है कपास, मूंगफली, नमक और दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। व्याख्या है, प्रश्नकाल के दौरान भारत का गुजरात राज्य कपास, मूंगफली, वर्तमान में आंध्र प्रदेश प्रथम पर है। नमक एवं दुग्ध उत्पादनों में देश में प्रथम स्थान पर था। कपास उत्पादन में गुजरात के बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और हरियाणा का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य है? तो प्रथम पूर्ण जैविक कृषि किस राज्य में की जाती है? तो सिक्किम राज्य में की जाती है। व्याख्या है, सिक्किम देश का पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य। 18 जनवरी 2016 को गंगटोक, सिक्किम में आयोजित किया गया एक टिकाऊ कृषि सम्मेलन में सिक्किम को पूर्णतः जैविक खेती करने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया गया। सिक्किम में जैविक कृषि की खेती वर्ष 2003 में शुरू की गई थी। पर्यावरण सुरक्षा के लिए सिक्किम में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को पूर्णतः निश्चित कर दिया गया है। सिक्किम ने अपनी लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि को टिकाऊ कृषि के लिए जैविक भूमि में परिवर्तन कर दिया गया। इन्हीं सब उपायों के कारण सिक्किम देश का सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में 2016 के अंतर्गत चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस फल का
सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। जो केले का फसल जो है भारत में सर्वाधिक ज़्यादा उत्पादन होता है। विश्व के केले का सर्वाधिक उत्पादन भारत के होने के बावजूद भारत के केले का निर्यात नगण्य है। केले के विश्व में सबसे बड़े निर्यातक राष्ट्र इक्वाडोर और कोस्टा रिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही नहीं है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में ये योजना भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लागू की गई। यह कथन सही नहीं है। बाकी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2017 में प्रारंभ की गई। 16 से 20 में इस अवधि के लिए इस योजना के 6,000 करोड़ रुपए के आवंटित किए गए। इस योजना के अंतर्गत खेत से खुदरा बिक्री केंद्रों के तथा दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवरचना सृजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। तो चावल उत्पादन का भारत में दूसरा स्थान है। तो चावल उत्पादन का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। चावल कितनी बार खाते हैं हम? 2 बार खाते हैं। तो चावल उत्पादन का भारत में दूसरा राज्य है। व्याख्या है, कृषि एवं खाद्यान्न के वैश्विक स्तर पर आंकड़ों के संगठन प्रस्तुतिकरण हेतु नियामक संस्था वर्तमान में भारत में शीर्ष चावल उत्पादक और राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कुल चावल उत्पादन के प्रतिशत के अनुसार चावल उत्पादित राज्यों का अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है, बड़े से छोटे क्रम में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब है चावल उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खाद्यान्न फसल सबसे अधिक उत्पादन देती है? तो चावल जो है सबसे अधिक उत्पादन देती हैं। भारत में उत्पादित खाद्य फसलों में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाने वाला खाद्यान्न चावल है। कुल कृषि भूमि के लगभग 1/4 भूभाग पर चावल की कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी एक फसल के लिए अंतर्गत सर्वाधिक कृषि क्षेत्र है? तो चावल के अंतर्गत सर्वाधिक कृषि क्षेत्र हैं। फसल के लिए अंतर्गत सर्वाधिक कृषि क्षेत्र हैं, तो चावल की फसल के लिए सर्वाधिक कृषि क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान अवस्थित हैं जो कटक में जो है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक ये कथन सही नहीं है। यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक सही है। यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक सही है। दुग्ध उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक सही है। व्याख्या है, वर्तमान में तंबाकू मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, जबकि नमक का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख काजू उत्पादक राज्य हैं। व्याख्या है, भारत में सर्वप्रथम काजू उगाने का कार्य पुर्तगालियों ने किया। वर्तमान में शीर्ष काजू उत्पादक राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक अनाज उत्पादन राज्य है। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अनाज या गेहूं उत्पादन राज्य है। देश में कुल खाद्यान्नों में उत्तर प्रदेश में का शीर्ष में स्थान है और मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है, पंजाब का तृतीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है। जो उत्तर प्रदेश है वह खाद्यान्न उत्पादन में अधिक अंशदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कहुआ, रबड़ और तंबाकू की सभी की कृषि की जाती है? तो भारत के कर्नाटक राज्य में कहुआ, रबड़ और तंबाकू सभी की कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। तो जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में। व्याख्या है, विश्व का सबसे कीमती पौधा माने जाने वाला केसर की खेती भारत में जम्मू कश्मीर में होती है। जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ व पामपुर इसके सबसे ज़्यादा अनुकूल है। कौन सा? एक तो किश्तवाड़ और एक पामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की क्रिया को कहा जाता है? तो बहुखंडीय फसल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है अत्यधिक वर्षा से, वनों की कटाई से, अत्यधिक खेती से और अतिचारण। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है चारों सही हो जाएंगे कि अत्यधिक वर्षा से भी मृदा अपरदन होता है, वनों की कटाई से होता है, अत्यधिक खेती से और अतिचारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विगत कुछ दशकों में भारतीय कृषि परिदृश्य में कौन सी नवीन प्रवृत्तियाँ देखी गई हैं? तो कौन सी नवीन प्रवृत्तियाँ देखी गई हैं? ऑप्शन नंबर 4 पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। कृषि का व्यापारीकरण,
भारतीय कृषि परिदृश्य में नवीन प्रवृत्तियाँ, कृषि का व्यापारीकरण, कृषि क्रियाओं में विविधता, कृषि का निगमीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में कृषि जनगणना आयोजित की जाती है। तो भारतवर्ष में 5 वर्षों में कृषि जनगणना आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि सेंसस कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है। भारत में कृषि सेंसस या कृषि की जनगणना 5 साल के अंतराल में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है। तो गरम मसालों के लिए केरल राज्य जाना जाता है। केरल प्राचीन काल में ही विश्व के गरम मसालों के लिए संवर्धन के लिए प्रसिद्ध है। केरल में कई प्रकार की मसाला फसलों के लिए उगाने जाने के कारण कई मसालों का बागान कहा गया। इसे क्या कहा गया? केरल को मसालों का बागान कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। तो आम का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में आम उत्पादक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सरसों की कृषि में सर्वाधिक क्षेत्र रखता है। तो सरसों की कृषि में सर्वाधिक क्षेत्र किसका रखता है। तो राजस्थान सर्वाधिक क्षेत्र रखता है। भारत में सरसों उत्पादक शीर्ष राज्य क्रमशः राजस्थान, हरियाणा व उत्तर प्रदेश स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। मत्स्य पालन मछली का पालना कहलाता है। मछली को पालना मत्स्य पालन कहलाता है। द्राक्षा कृषि अंगूर की खेती कहलाती है। उद्यान कृषि फूल, फल, सब्जियों को उगाना उद्यान कृषि कहलाती है। कृषि जो है फसल को उगाना और खेती करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। तो भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद क्या है? खाने योग्य तेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं उद्योग एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। तो आत्मनिर्भर रूप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना आरंभ की गई। तो राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना 1985 व 86 में परियोजना आरंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो खाद्यान्नों का निर्यात जो है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो खाद्यान्नों का निर्यात एक उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल ही वर्षों में जीडीपी में कृषि का हिस्सा बहुत तेज गति से कम हुआ है। इसका कारण है कृषि में बहुत धीमी वृद्धि दर और अन्य क्षेत्रों में बहुत तेज वृद्धि दर का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि समर्थन मूल्यों में वृद्धि कब की जाती है। कृषि समर्थन मूल्यों में वृद्धि कब की जाती है। तो कृषकों की वास्तविक लागत बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। तो भारत में प्रमुख खाद्य फसल चावल और गेहूं है। तो भारत में प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल और गेहूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। वन रोपण, जब वन रोपण जो है वह भारत में मृदा अपरदन का कारण नहीं है। अतिचारण ओवरग्रेजिंग मृदा अपरदन का कारण है। बाढ़ है, भूस्खलन है। बाकी ऑप्शन नंबर 4 जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी के लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनता है। कौन सी मिट्टी के लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनता है। जो प्लास्टिक जो है मिट्टी के लिए नुकसान का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेशे को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है। जूट को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व के द्वारा हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय जल दिवस की बात करें तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है अम्बेडकर के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो लाल कृमि का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या है, केंचो या खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। यह डेट्रीटिव्योरस नामक केंचुओं आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पति भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। डेट्रीटिव्योरस जमीन के ऊपर सतह पर पाए जाते हैं। ये लाल चॉकलेटी रंग चपटी पूंछ के रूप में होते हैं। ये ह्यूमस फार्मर केंचुए कहे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में मृदा में किसका अधिक अंश होता है? तो पश्चिमी राजस्थान की मृदा उसमें कैल्शियम जो है अधिक अंश होता है। व्याख्या है, पश्चिम राजस्थान की मृदा रेगिस्तानी मृदा की श्रेणी में अंतर्गत आती है, जिसमें नाइट्रोजन और ह्यूमरस की कमी होती है। तो कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन और ह्यूमरस की होती है। अधिकता किसकी होती है? कैल्शियम की। इसमें कई प्रकार के लवण पाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप सोडियम, कैल्शियम इत्यादि लवणों की अधिकता के कारण यह मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो खादर का प्रयोग किया जाता है। नई जलोढ़ के लिए क्या किया जाता है? हम नए मेहमान आते हैं तो हम उनको क्या करते हैं? खाना खिलाते हैं। जब भी हमारे कोई नए मेहमान आते हैं तो हम उनको क्या करते हैं? खाना खिलाते हैं। तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा को रेगुर मृदा के रूप में जाना जाता है? तो काली मृदा को रेगुर मृदा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट व्याख्या है, आर्द्रता पूर्ण चिकनी तथा काली मिट्टी के रेगुर अथवा रेगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के द्वारा होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि भारत में काली मिट्टी या रेगुर मिट्टियों का निर्माण किससे होता है? तो बेसाल्ट लावा तथा अपक्षय एवं अपरदन के कारण होता है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है। किस मिट्टी में तीव्र जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है? काली मिट्टी में पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी तथा सूखने पर अंकुचित तथा दरार युक्त हो जाती है। यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र के अधिकांश के क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, कर्नाटक राज्य के उत्तरी जिलों, आंध्र प्रदेश के दक्षिण एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मृदा में ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरार पड़ जाती है, जिससे मृदा में पर्याप्त ऑक्सीकरण संभव हो जाता है? तो काली मृदा में दरार पड़ जाती है, जिससे ऑक्सीकरण संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? तो किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? काली मिट्टी का निर्माण लावा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। ये कथन सही नहीं है। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शेल का स्वरूप और जलवायुविक कारक है। उच्चावच, तुंगला और ढाल मृदा के संचरण को निर्धारित करता है। खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है। तो लेटराइट मिट्टी जो का प्रधान मालाबार तटीय प्रदेश है। जो लेटराइट मिट्टी मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। व्याख्या है, लेटराइट मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ये मिट्टियाँ सामान्यतः लोह एवं एल्यूमिनियम में समृद्ध होती हैं, जबकि नाइट्रोजन, पोटाश, चूना, जैविक पदार्थों की कमी होती है। लेटराइट मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन से निर्मित होती है। यह भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु व छोटे से भाग में उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, पूर्वोत्तर में हिमालय, उत्तरी भाग और पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग पर लाल एवं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मृदा का सर्वाधिक विकास केरल, मालाबार तटीय प्रदेश, महाराष्ट्र एवं मेघालय में पाया जाता है। ये प्राय कम उर्वरता वाली मिट्टियों, किंतु उर्वरकों के प्रयोग में इनमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कौवा और काजू आदि की खेती की जाती है। लेटराइट मिट्टी में किसकी खेती की जाती है? कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कौवा, काजू आदि की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लोहे का अतिरेक होने के कारण अनउर्वर हो जाती है? तो कौन सी मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का समूह लेटराइट मृदा रखता है? कौन से राज्यों का समूह? तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जो है जहाँ पर लेटराइट मृदा पाई जाती है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल, किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी का है, क्योंकि भारत में अधिकतर क्या है? नदियाँ पाई जाती हैं, जिससे हमें जलोढ़ मृदा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, नदियों के बहते हुए जल को बहाकर लाई गई जमा मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा कहा जाता है। भारत में जलोढ़ मिट्टी के उत्तर के विस्तृत मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों में मिलती है। अत्यंत उपजाऊ है। इसे जलोढ़ का कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। ये भारत के 43% भाग में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, वनस्पति अंशों की कमी तथा
भाबर और तराई क्षेत्रों में पुरातन जलोढ़, डेल्टाई भागों में नवीनतम जलोढ़, मध्य घाटी में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पुरातन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को भाबर व नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो नवीन जलोढ़ को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है, क्योंकि नए मेहमान आते तो हम क्या करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। और पुरानी जलोढ़ को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों में एनपीके से तात्पर्य है। एनपीके से तात्पर्य है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से तात्पर्य है। व्याख्या है नाइट्रोजन एन, फास्फोरस पी, पोटेशियम के अधिक महत्व है। इन्हें एनपीके कहते हैं। ये बड़ी मात्रा में पौधों द्वारा मिट्टी से अवशोषित होते हैं। इस कारण ये तत्व मिट्टी से जल्द निकल जाते हैं, इनकी कमी हो जाती है। ये तत्व जल विलय के रूप में पौधों पर अवशोषित होते हैं। यदि वे जल तत्व विलय के रूप में न होते तो मिट्टी में रहते हुए भी पौधों को उपलब्ध न होते। जय श्री महाकाल। क्लास कैसी लगी आपको? लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।